हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग कर्व्स को। इंजीनियरिंग कर्व्स क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और इनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ अगर इंजीनियरिंग कर्व आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस भी है तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम टाइम ये भी देखा गया है कि जो इंजीनियरिंग कर्व्स के क्वेश्चन है वो आपको जनरल साइंस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हो। तो वन बाय वन करके ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए लेक्चर के लास्ट तक। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इंजीनियरिंग कर्व। अगर हम कर्व की इंडिविजुअल बात करें तो जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है सारा स्ट्रक्चर किसी न किसी कर्व को फॉलो करके बना है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व को फॉलो करके बना है। बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर्व। तो जो भी इंजीनियरिंग पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनको भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, वैसे तो आपको जो चीजें भी दिख रही होंगी सारे क्या हैं, किसी न किसी तरीके से इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज होती हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम बात करें तो मशीन के कंपोनेंट्स हैं, उनकी अगर आपको ड्राफ्टिंग डिजाइन करना है, जैसे गियर हुआ, कैम, फॉलोवर। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ब्रिजेज हो गए, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हो गए। ये सारी चीजें आप इंजीनियरिंग कर्व से बेसिक उसका डिजाइन करते हो। ठीक है, पहले तो उसकी आप ड्राफ्टिंग करते हो, फिर प्रोडक्शन में आगे बढ़ते हो। तो ये बेसिकली होती हैं इंजीनियरिंग कर्व्स। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कर्व को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं और जिनको जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग कर्व्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इंजीनियरिंग के फील्ड में। जैसे कोनिक सेक्शंस हुए, साइकोलॉजिकल हुए, इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स हुई, स्पाइरल, हेलिकल, साइन एंड कोसाइन। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इनके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आज चूंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कोनिक्स सेक्शन या कोनिक सरफेस या फिर कोन। ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका एप्लीकेशंस क्या होता है, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड होगा कोनिक सेक्शन पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कोन क्या होता है। तो कोन इज द सॉलिड बाउंडेड बाय द कोनिकल सरफेस। कोनिकल सरफेस से वो बाउंड होता है। whose डायरेक्ट्रिक्स इज द क्लोज कर्व। उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक क्लोज कर्व होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो टेक्निकल पॉइंट्स आ गए, दैट इज कोनिकल सरफेस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले ये समझते हैं कि कोनिकल सरफेस क्या होता है और उस कोनिकल सरफेस में डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कोन होता क्या है। तो सरफेस पहले हम समझ रहे हैं। अब कोनिकल सरफेस क्या होता है, तो कोनिकल सरफेस इज द सरफेस जनरेटेड बाय द मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। कोनिकल सरफेस अगर आपको जनरेट करना है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि मूव कर सके। यहाँ पे दो कंडीशंस और हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो क्या ये और ये जनरेटर नहीं है, डेफिनेटली आप इसको भी जनरेटर कह सकते हो। जनरेटर कहने की बस एक ही कंडीशन है कि आपके पास एक मूविंग स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये ब्लू वाली भी हो सकती है, ये दोनों ब्लैक वाली भी हो सकती हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस और हैं, इन तीनों कंडीशंस को मिला के क्या बन जाता है, हमारा कोनिकल सरफेस बन जाता है। तो ये सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, कि एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो मूव कर सके, विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो मूव कर रही है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होनी चाहिए, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जिससे ये पास होती है हमेशा होनी चाहिए, हमेशा मतलब ऑलवेज। ये लाइन चाहे आपकी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बट ये पॉइंट इसका फिक्स होना चाहिए, ये मूव नहीं करना चाहिए, चाहे ये पोजीशन इसकी कहीं पे भी हो। तो इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसकी सेकेंड कंडीशन भी है, ऑलवेज इंटरसेक्ट्स अ फिक्स प्लेन कर्व, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं।
तो ये क्या होगा, प्लेन कर्व को इंटरसेक्ट करने, जैसे कि ये वाली लाइन है इससे पास हो रही है, यहाँ पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इस कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस जिस कर्व को ये इंटरसेक्ट कर रही है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को मिला के क्या बन जाता है हमारा कोनिकल सरफेस बन जाता है। मतलब कोनिकल सरफेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो डायरेक्ट्रिक्स चाहिए जहां पे हमारी ये जो लाइन है जिसे हम जनरेटर कहते हैं वो उसको इंटरसेक्ट करती रही। दूसरा, ये जनरेटर हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होना चाहिए जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक कोनिकल सरफेस बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोन किसे कहते हैं। कोन क्या होता है, एक तरह का सॉलिड होता है जो बाउंडेड होता है हमारा कोनिकल सरफेस से। तो ये जो सरफेस मूव करके बना है इसको सॉलिड कर दोगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, कोन कह देते हैं। वेरी सिंपल, ये सारी चीजें समझ में आ गई। कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे एक्सिस मेंशन है, बाकी चीजें तो आपने देख लिया। तो एक्सिस क्या होती है, हमारे वर्टेक्स और जो हमारे डायरेक्ट्रिक्स है या फिर इसे हम बेस भी कहते हैं, तो बेस के सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। Axis is the line which is passing through the vertex and the center of the base। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। And the perpendicular distance between the vertex and the center of the base is called the height। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी क्लास 7-8 के मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे चूंकि हम ग्राफिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब जनरेट कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस किया है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स या फिर इसको अपेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना आप, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द क्लोज कर्व इज नोन एज द बेस, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है जो एक क्लोज कर्व बना रही है इसे हम बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इफ द बेस या फिर क्लोज कर्व इज द सर्कल वी गेट कोन। ठीक है, अगर वो सर्कल रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, कोन मिलेगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, कोन कहते हो। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, इस स्पेसिफिक नाम को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इफ द एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द बेस इट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्लियरली तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट सर्कुलर कोन किसे कहते हैं हम, तो कुछ इस तरीके का अगर आपका कोन बनता है तो इसे आप क्या कहते हो, राइट सर्कुलर कोन। जब आपका ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये भी बेस पे परपेंडिकुलर है, आप इसको देख सकते हो, बट थोड़ा सा ये टिल्टेड है तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। बट नेवरदलेस ये क्या है, एक कोन है, बट कोन में भी एक स्पेसिफिक कोन है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्सिस है इस बेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसे हम राइट सर्कुलर कोन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड रहेगी तो भी हम उसे कोन कहेंगे, बट परपेंडिकुलर रहेगा तो उसे हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। ध्यान से आप सुनना, पहली बार हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, बट जब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज होगे, तो सारी चीजों को आप सेपरेट करके समझ लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी को समझ लेना। इस पे मैंने क्वेश्चंस भी आगे दिए हैं। इफ द बेस एंड क्लोज कर्व, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो क्लोज सरफेस है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते थे, ये जो क्लोज सरफेस है अगर ये पॉलीगन होगा तो हमें क्या मिलेगा, पिरामिड मिल जाएगा। पॉलीगन मतलब वो स्ट्रेट, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे से ज्वाइंट्स हो, जैसे ये हैं, ये सब क्या है, पॉलीगन है। और इनको आप अगर एक्सट्रूड कर दोगे तो आपको जो सरफेस मिलेगा उसे हम पिरामिड कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, तो ये क्या है, पिरामिड्स हैं। जब सर्कल होगा तो आपको कोन मिलेगा, और जब पॉलीगन होगा तो आपको पिरामिड्स मिलेगा। और इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, या तो सर्कल हो सकता है या फिर पॉलीगन हो सकता है। तो समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई, 5 स्टार क्वेश्चन पॉइंट्स हैं ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सिस क्या होती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, द लाइन ज्वाइनिंग अपेक्स या फिर इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ये वाला पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग अपेक्स टू द सेंटर ऑफ बेस इज कॉल्ड एक्सिस। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल चीजें हैं, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इफ एक्सिस ऑफ द कोन इज नॉट परपेंडिकुलर, जैसे कि इसमें दिख रहा है, तो उसे हम ऑब्लिक कोन कहते हैं। ठीक है,
तो ऑब्लिक कोन किसे कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन किसे कहते हैं, एक्सिस क्या होती है, पिरामिड कब बनता है, कोन कब बनता है, राइट सर्कुलर कोन कब बनता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स या फिर जिसे अपेक्स कहते हैं टू द सर्कमफरेंस ऑफ द कोन इज नोन एज द जनरेटर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये देखो अपेक्स को आपको कर रही है और ये आपका सर्कमफरेंस है, तो ये क्या होगा, जनरेटर होगा। ये भी जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, ये भी जनरेटर है। ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, जनरेटर कहलाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये ब्लू वाली लाइन भी जनरेटर है, ये भी जनरेटर हो सकती है, ये भी जनरेटर हो सकती है। एक ही लाइन को आपको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर हो सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट इंजीनियरिंग कर्व की तरफ, जिसका नाम था कोनिक्स। अब तक तो हम कोन डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे कोनिक्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कोनिक्स को समझने के लिए कोन क्यों डिस्कस किया। पहला पॉइंट है द सेक्शन ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन किसे कहते हैं, जिसकी एक्सिस बेस के परपेंडिकुलर होती है, उसे हम कहते हैं राइट सेक्शन कोन। बाय अ कटिंग प्लेन इन द डिफरेंट पोजीशन रिलेटिव टू द एक्सिस। डिफरेंट पोजीशन से, यहाँ पे आप डायग्राम देख के समझो। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है, ये देखो ये एंगल, ये जो एक्सिस है इसके बेस के साथ 90 डिग्री बना रही है। अब ये कह रहे हैं इसके एक्सिस से रिलेटिव पोजीशन में अगर आप राइट सर्कुलर कोन को कट करते हो तो ये बहुत सारे आपके कोनिक्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोनिक्स कहते हैं। तो आप ये भी याद रखना कि कोनिक्स किसे कहते हैं। ये पूरी डिफिनीशन है। द सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ध्यान रखना ऑब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं। बाय द कटिंग plane in the different relative position of the axis of the cone are called the conic surface या conic section। ये बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, और ये सर्किल भी हो सकता है। तो सर्किल एक क्या है, स्पेशल केस है इलिप्स का, दैट इज नॉट अ मैटर। तो देखो सर्कल कब जनरेट होगा, आप ध्यान से देखो, आगे मैंने लिखा हुआ भी है बट यहाँ पे बता देता हूं। सर्कल आपका जनरेट होगा जब आप इसको बेस के पैरेलल कट करोगे। ये आपका बेस है, इस बेस के पैरेलल सेक्शन में आप जब कट करोगे तो आपका जनरेट होगा सर्कल। बहुत ही सिंपल। जब यहाँ पे बाकी सारे देखो, इसको आपने क्या किया है, इंक्लाइंड किया है। ये जो एक्सिस है आपका, इस एक्सिस से ये इंक्लाइंड है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका इंक्लाइनेशन एंगल कितना होना चाहिए और ये कब इलिप्स बनता है, कब पैराबोला बनता है, कब ये हाइपरबोला बनता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आपको थोड़ा विजुलाइज कर पाओगे आप। ये आपका कोन है और ये एक प्लेन है जो कि इस बेस के पैरेलल है। जब इसको ये कट किया तो ये क्या बन गया, आपका एक सर्कल बन गया। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से जब इंक्लाइंड प्लेन, जैसे देखिए आप इंक्लाइंड सरफेस में कट किए तो आपका क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। इसी तरीके से आपका ये हाइपरबोला बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके सेक्शंस क्रिएट होंगे। अब हम इंडिविजुअल सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये कब बनता है, क्या क्राइटेरिया होती हैं एक दूसरे की। इस कोनिक्स को हम पढ़ रहे हैं, इसको एक तरह से और आप डिफाइंड कर सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो the locus of the point moving in the plane such a way that ratio of its distance from the fixed point, जिसे आप फोकस कहते हो, to the fixed straight line, जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हो, is always constant। तो उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, कोनिक्स सेक्शन कहेंगे। इसको डायग्राम से समझिए आप। डायग्राम आप देखोगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है P। क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये F है फोकस, और ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इनके बीच का जो रेशियो होगा, ये वाला और ये वाला जो रेशियो होगा, चाहे ये पॉइंट कहीं पे चला जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, कहीं पे भी आ जाए ये पॉइंट, बट इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वो सेक्शन क्या बनेगा, कोनिक्स बनेगा। और इस रेशियो को एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, PF डिवाइडेड बाई
PM, PF डिवाइडेड बाई PM, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी फॉर द इलिप्स इज लेस देन 1, फॉर पैराबोला इज इक्वल टू 1, फॉर हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी डाटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। एंड द पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, इस फोकस से जो पास हो रही है और हमारे डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है और फोकस से पास हो रही है। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, कोनिक सरफेस को, कोनिक कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, बट इस टाइप का डायग्राम आप बार बार देखते होगे, तो यहाँ पे याद रख लेना इन सारी चीजों को, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने बता दिया, इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट कर्व पे मूव करते हैं, दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल कब जनरेट होगा आपका, जब आपके कटिंग सरफेस में अपेक्स अवेलेबल हो। अपेक्स देखो, ये वाला पॉइंट या वर्टेक्स अवेलेबल हो, उस टाइम पे आपका जो जनरेशन होगा सरफेस का, उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। और कोई तरीका हो ही नहीं सकता जिसमें आप कट करो, ऐसे कट करोगे तो आपका अपेक्स उसमें अवेलेबल नहीं रहेगा, केवल और केवल ट्रायंगल के केस में ही अपेक्स आपका अवेलेबल रहेगा, आपका जो भी जनरेटिंग सरफेस है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सर्कल, व्हेन कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और पैरेलल टू द बेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, बहुत ही सिंपल, आपकी जो एक्सिस है ये वाली है, ये इसके परपेंडिकुलर है, वेरी सिंपल। ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री है, और ये बेस के पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, एक दूसरे के पैरेलल है, जो एंगल है वो 0 है, इसलिए हम एक दूसरे के इसको पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका सर्कल जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इलिप्स। इलिप्स कब जनरेट होगा, देखो इलिप्स जनरेट होगा, इसका 2 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका इलिप्स कब जनरेट हो सकता है, व्हेन कटिंग प्लेन इज इंक्लाइंड टू एक्सिस, वेरी सिंपल, हमने देखा था पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीनों जनरेट होते हैं जब हमारा कटिंग प्लेन इंक्लाइंड होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये कटिंग प्लेन है आपका, ये इंक्लाइंड है इस पे, डेफिनेटली ये कटिंग प्लेन है ना, आपके एक्सिस पे इंक्लाइंड है कि नहीं, देखो एक्सिस और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है अल्फा, बट नॉट पैरेलल टू द जनरेटर, और जो जनरेटर लाइन है ये उसके पैरेलल नहीं है। जैसे ये जनरेटर लाइन है, ये जनरेटर, ऐसी बहुत सारी जनरेटर लाइन है, बट उन जनरेटर लाइंस को वो पैरेलल नहीं है, तो उस टाइम पे आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। एक तरीका और है इलिप्स को प्रेजेंट करने का, इंक्लाइनेशन ऑफ द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन आपका ये वाला है प्लेन जो यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये कटिंग प्लेन है। अब कटिंग प्लेन का जो इंक्लाइनेशन है अल्फा, देखो ये अल्फा इंक्लाइनेशन है कटिंग प्लेन का, इज ग्रेटर देन द सेमी कोन एंगल, ये है सेमी कोन एंगल थीटा, अगर इससे वो बड़ा है, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, देन यू गेट इलिप्स। उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। बहुत सिंपल, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों में से कोई सी कंडीशन आपके एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलिप्स कब जनरेट होता है, ठीक है, दोनों में से दोनों पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप याद रखोगे। यहाँ पे भी शायद मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा। अब दूसरी चीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। Ellipse is the locus of point which move in the plane, प्लेन में मूव करता है, so that ratio of its distance from the fixed point focus, देखो डायरेक्ट्रिक की बात, एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, फोकस से जो पॉइंट की डिस्टेंस है, मतलब हम जिसको कहते थे PF, आगे डायग्राम होगा आप देख लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन डायलेक्ट्रिक्स इज कांस्टेंट एंड लेस देन 1। इनका जो रेशियो है वो तो किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये पॉइंट कॉमन है, तो ये और ये जो रेशियो है वो तो कॉमन ही रहेगा, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो इलिप्स बनेगा। जैसे देख लो आप,
मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि पैराबोला के केस में ये 1 होते हैं, हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट तीनों के केस में रहेगा, बट इसके केस में इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल लेस देन 1। तो दोनों चीजें, यहाँ पे भी दो डिफिनीशन है, ये दोनों डिफिनीशन को आप ध्यान रखना, दो नहीं 3 डिफिनीशंस हो गई, एक ये वाली, एक एंगल वाली और एक एसेंट्रिसिटी वाली। तो ये तीनों डिफिनीशन आप ध्यान रखना, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन क्या क्या भाई, बहुत बार आपने देखा होगा इलिप्स सेक्शन बहुत सारे जगह होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सर्कुलर दिख रहा है बट नेवरदलेस ये इलिप्टिकल भी होता है। ये आपको दिख रहे हैं, ये जो अर्थ है ये तो कंप्लीटली आपको दिख रहा है, तो ये सारे इलिप्टिकल सरफेस हैं। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल कौन से हैं, ये इलिप्टिकल का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, कोई भी सरफेस दिया रहेगा पूछ लेगा कि ये किस टाइप की प्रोफाइल है। तो आप थोड़ा एग्जाम्पल्स भी याद रखना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि इलिप्टिकल हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज पैराबोला। यहां पे आप ध्यान रखना, व्हेन द कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू द एक्सिस, ये पॉइंट तो सेम है जैसे इलिप्स का था, बट दूसरा पॉइंट इसका डिफरेंट है, एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर। देखो ये इंपॉर्टेंट है और यहां पे थोड़ा सा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए ये आपका जनरेटर लाइन है, जनरेटर लाइन है कि नहीं है। अब ये प्लेन देखो, ये जो कटिंग प्लेन है, ये दोनों लाइन पैरेलल आपको दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जब ये दोनों लाइन भाई पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल भी तो सेम होंगे ना यार। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो किसी भी पॉइंट से ये एंगल आप करोगे, ये एंगल, ये देखो पैरेलल लाइन है ना एक दूसरे के, तो ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। कहीं से भी आप कर लो, यहां से देखो ये इसने ड्रॉ किया है तो ये एंगल बराबर होंगे, इसके भी बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जब कोई भी ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल से वो सेम एंगल सबसेक्ट करेगा कि नहीं, कहीं पे भी कर लो, कहीं पे भी कर लो, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप दोनों चीज समझ लेना। तो यहाँ पे थीटा जो होता है अल्फा के इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू द अल्फा, और ये क्या होते हैं, एक जनरेटर के पैरेलल होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों का, याद रखना। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एसेंट्रिसिटी कहलाता है, और इनमें जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है दैट इज पीएफ डिवाइडेड बाय पीएम इज इक्वल टू 1। तो इजी है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है एक जनरेटर के पैरेलल होगा, वो प्लेन जो कि जनरेटिंग प्लेन है वो पैरेलल होगा, इंक्लाइंड नहीं होगा, कोई एंगल नहीं बनाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। एसेंट्रिसिटी भी क्या होगी, 1 होगी। और एसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं, सेम चीज जो हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा था, द पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट when moves in the plane so that is distance from the fixed point, फोकस की बात कर रहे हैं, and the straight line, फिक्स स्ट्रेट लाइन, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। जब सेम है तो रेशियो क्या होगा, 1 होगा। वेरी सिंपल, जितनी भी कंडीशंस हमने इसके लिए पढ़ी हैं आप याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। आपने रिफ्लेक्टर देखे होंगे और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको देख के समझ में आएगा। ये क्या है, ये पैराबोला है, ये प्रोफाइल भी क्या होती है, पैराबोलिक। ये जो मैगडी का साइन है ये भी क्या है, पैराबोला। इस तरीके से आपने देखे होंगे कलेक्टर, रिफ्लेक्टर, ये सारे क्या है, पैराबोला के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको पैराबोला आना चाहिए। रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल कितना रखना है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है आपके पैराबोला का। ये हाइपरबोला में भी आता है, कभी कभी ये हाइपरबोला सेक्शंस भी बनाते हैं, तो डिपेंड करता है कि कैसा बनाया है। पैराबोला भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजाइन ऑफ द कूलिंग टावर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफाइल पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। तो आप ध्यान रखना, ये एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज हाइपरबोला। देखिए इसमें एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलिप्स में और पैराबोला में कटिंग प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब हम पढ़ रहे हैं कटिंग प्लेन इटसेल्फ इज द पैरेलल टू द एक्सिस। देखो भैया, आप इसको आप सीधा ऐसे कट कर दे रहे हो, मतलब आपके पास ये राइट सर्कुलर कोन है तो आपने इसको ऐसे कट कर दिया है। नहीं, इससे पहले कैसे कट कर रहे थे, ऐसे कट कर रहे थे, ऐसे। अब इसने क्या किया, सीधा कट कर दिया। देखो ये वाली लाइन है, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, 0। वेरी सिंपल। अरे अल्फा कब बनता, अगर ये वाली लाइन ऐसे आती तब तो अल्फा बनता ना एक्सिस के साथ। अभी तो ये एक्सिस के पैरेलल हो गया तो क्या हो गया, 0। और ये एंगल तो कुछ रहेगा ही, ये हो गए 0। तो ये क्या रहेंगे, जो हमारे थीटा हैं
ये थीटा भाई साहब, ये एंगल जो हाफ कोनिक एंगल है, ये हमेशा अल्फा से क्या होंगे, बड़ा होंगे। बहुत ही सिंपल। तो दोनों कंडीशन आप याद रख लेना, दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेजर डिफरेंस क्या है, दैट इज कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस इन द केस ऑफ हाइपरबोला, whereas in the case of ellipse and parabola it is the inclined to the एक्सिस। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना आप। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम डायरेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट्रिक तो क्या होगा, सारे कोनिक्स के केस में कांस्टेंट होगा, मगर यहां पे जो रेशियो होगा, जिसे हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं, रेशियो बिटवीन द PF टू PM इज ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा, हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होगा ये रेशियो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरबोला कहेंगे। सिंपल ये ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है, बट उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपने इसकी डिजाइन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो हम यहाँ पे वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे इसके मैथमेटिक्स के, तो क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये काफी लेंथी लेक्चर्स बन जाएंगे। तो इनमें केवल वही चीज हम पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब तीसरी चीज, इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है। तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये, जो बायल्स लॉ है वो बेसिकली क्या बनाता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखता है आपको। तो ये क्या है, एक तरह का हाइपरबोला है, ये भी क्या है, एक तरह का हाइपरबोला है, ठीक है। पैराबोलिक भी होते हैं ये, कभी कभी ऐसे भी बने होते हैं, हाइपरबोला भी हो सकता है ये। शेप ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, कूलिंग टावर को मैंने बताया था आपको, हाइपरबोला भी हो सकता है वो, पैराबोला भी हो सकता है। तो दोनों का एग्जांपल है वो, डिपेंड करता है किस टाइप से वो बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने लेक्चर्स को अच्छा से देखा है, समझा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आई थिंक 12 to 14 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं ये, और उसी चीज पे हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। अगर आप उसको समझते हो तो इजिली आप इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हो, दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने भैया डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो आंसर सही है वो क्यों सही है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। और जो इसकी PDF है वो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसके अलावा जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उन सब की PDF मिल जाती है आपको, बुक्स की PDF भी वहां पे बहुत सारी पड़ी हुई, तो काफी आपका हेल्प होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।